महान जैन शासक चंद्रगुप्त। नृत्य नाटिका शुरू हो रही है। उसको शुरू करने से पहले मंगलाचरण करने के लिए हमारी बहनें, और इसके बाद नृत्य नाटिका शुरू होगी। जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है। पर्शिया में हमने अपनी आंखों से देखा है, सिकंदर ने वहाँ सब कुछ नष्ट कर अपना राज्य जमा लिया है। मैसेडोनिया से तो वो निकला ही विश्व विजय के लिए है। जो उसके सामने आता है उसकी सेना उसे कुचल के रख देती है। आप लोग तो व्यापारी हैं, विदेशों के बारे में आप लोगों का व्यवहारिक ज्ञान हम सबसे कहीं अधिक होता है। आपको क्या लगता है सिकंदर यहां तक भी आ सकता है? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, हिंदू कुछ पार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है, बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। परंतु इस असंभव कार्य को करेगा कौन? मगध। मगध? तुम सत्य कह रहे हो। इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव? काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा ये। हम तक्षशिला के शिक्षक हैं, मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रहा चाणक्य, तुम शीघ्र मगध जाने की तैयारी शुरू करो। सुनो मगधवासियों और देश विदेश के लोगों, सभी सुनो। मगधपति महाराज धनानंद का आदेश सुनो। लकड़ी, चमड़े और लोहे की हर वस्तु पर इसी क्षण से राज्य कर बढ़ाया जाता है। कर दो या सर दो। सुनो सुनो सुनो। वसंत उत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली ज्ञान सभा का आयोजन स्थल कहाँ है? इस बार ज्ञान सभा नहीं हो रही है, क्षमा करें आचार्य। अंत महाराज से मिलना है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रुककर प्रतीक्षा करें, मैं सूचना अंदर भिजवाता हूँ।
वैसे नाम और काम क्या बताऊं? नाम चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, और काम राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक विचार विमर्श। जी आचार्य। मैं चुका दूंगी सारा कर। बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए सरकार, हम पर दया कीजिए सरकार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार। तुमने महाराज को यही संदेश दिया है ना कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने के लिए मिलना चाहते हैं? हाँ, कहा तो यही था, परंतु महाराज भी अंदर राष्ट्रीय हित के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसी कौन सी मंत्रणा में डूबे हैं महाराज? त्रिगदा दादा त्रिगदा गदगिन तिटकत गिन्ना दादी दा बजाओ। महाराज, कौन हो तुम? तक्षशिला के इस आचार्य को डर है कि यही सवाल यदि आपके सामने रख दे कोई, तो क्या उत्तर देंगे आप? कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। महाराज, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है। वो हिंदू कुश पार करे इससे पहले भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय है हमारे पास बहुत कम। देखिए, ये भारत है और ये मगध। भारत का केंद्र है मगध। जब तक सिकंदर की सेना हिंदू कुश पार करे, आप सीमांत प्रदेश कैकय और गांधार को संधि से अपने साथ ले लें। महाराज, टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। बहुत ले ली तूने हमारे धैर्य की परीक्षा, अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो शिक्षक के सामने होती है। परसों बाद जब वो अपने घर लौटे तो नगर में घुसते ही उसे कर बढ़ाने की मुनादियां दिखी। सजी धजी दुकानों के सामने गिड़गिड़ाती गरीबी दिखे। कर दो या सर दो जैसी धमकियां दिखे। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है, और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है, यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी इस शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। तुझ जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी, कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं, कुछ पणों के लिए आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ,
तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया। महाराज, महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक वर्ष समय निकल गया तो इस बिखरे भारत को छोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। आचार्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं, जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि सिंहासन से उखाड़कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा, जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। एक 10 वर्षीय बालक मंच पर बैठा है, उसका नाम चंद्रगुप्त है। उसके मित्रगण कोई मंत्री कोई सेनापति बनकर बैठे हैं। एक दिन इस बालक को यह खेल देखते हुए एक बड़े विद्वान पंडित ने देखा। वो इस बालक में अलौकिक तेज इनके वहां नजर आई। उन्हें लगा कि ये बालक उनकी सहायता कर सकता है। चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की। महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। सम्राट की जय हो। आपके समक्ष 2 व्यक्ति प्रस्तुत हैं, पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ है, न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। महान सम्राट न्याय कीजिए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था जो इसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है, मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या ये सत्य है? महाराज, मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था, तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा है, तुमने इसे कुआं बेचा है, जल नहीं।
इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकालकर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भरो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही है, पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में, ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज। एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित का मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाए दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा, फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा। ब्राह्मण देव, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा और वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। फसल नहीं उगेगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार, व्यापार ठप हो जाएगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा, सेना का खर्च नहीं चलेगा और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा। और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट के साथ एक गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। राष्ट्र के हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था, आज मुझे वो मिल गया। और वो उसको अपने साथ तक्षशिला ले गए। तो ये बालक अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके कुशल मार्गदर्शन में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की विद्या, राजनीति, रणनीति यानी कि युद्ध कैसे जीता जाए एक्सेट्रा भी सीखते हुए सभी नीतियों में पारंगत और एक्सपर्ट बन रहा था। उस समय भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा एंशिएंट ग्रीक किंग सिकंदर था, जो कि विश्व विजेता यानी पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था। उसने ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान को जीत लिया था और अब वो छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर
भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। बदल दी। साथियों, स्वयं ज़ीउस ये संकेत दे रहे हैं, यहाँ हर एक ग्रीक कोई साधारण मैसेडोनियन नहीं है, वो विशेष है, विशेष। वो चाहते हैं कि हमें विश्व विजेता का वरदान दें। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना है, इसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। ये आगे बढ़ो और लहरा दो मैसेडोनिया का परचम। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। सेना में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी विश्व विजय का अर्थ ही क्या है जो अपनों के लिए ही ना हो? सम्राट के मित्र होते हुए भी ऐसी नकारात्मक सोच। हमारी सेना विश्व विजयी होने के लिए निकली थी और विश्व विजयी बनने के बाद ही थमेगी। तो उसने चंद्रगुप्त को मारने का आदेश जारी कर दिया। सिकंदर चंद्रगुप्त तक पहुंचता उससे पहले ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के 2 ताकतवर मित्रों को मार गिराया। और सिकंदर को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लौटते समय सिकंदर इतना बीमार और निराश था कि अपनी कंट्री ग्रीक तक भी नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही उसके प्राण निकल गए। सिकंदर को हराने के बाद चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य था अभिमानी राजा धनानंद को हराकर चाणक्य के अपमान का बदला लेना। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे,
रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। अपने गुरु की कुशल नीति से उसने धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र राज्य यानी पटना के राजा बने और चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया। अंबर तले जग रहे हम तेरे, आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं। तुमचा ध्यान सदैव लक्ष्य अपना व्यवहार मतलब से कितना ही दूर, क्यों तो उनसे बहुत चंद्रगुप्त ने बड़ी बहादुरी से सेल्यूकस को हराया और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अपना एक आधिपत्य हमें सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। चंद्रगुप्त की वीरता और चाणक्य के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ने के साथ साथ सम्राट चंद्रगुप्त साधु संतों का भी सम्मान करने वाले होते थे। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके गुरु चाणक्य की मृत्यु हो गई है। अपने गुरु चाणक्य के मरण से चंद्रगुप्त को गहरा आघात लगा। उन्हें ऐसा विश्वास था कि जीवन भर उनके गुरु उनके साथ रहेंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो दिन रात इसी चिंतन में डूबे रहते कि महान सम्राट बनने के बाद और दिन रात संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी जब हमें सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है तो इन सब का क्या मतलब। तभी चंद्रगुप्त को समाचार मिला कि उनकी नगरी में संपूर्ण जिनागम को जानने वाले आचार्य भद्रबाहु का आगमन हुआ है। चंद्रगुप्त तो शीघ्र ही आचार्य श्री के पास पहुंचे और उनसे अपने 16 स्वप्नों के बारे में पूछा। स्वप्नों के बारे में डिटेल में सुनकर और संसार की असारता का विचार कर चंद्रगुप्त को वैराग्य हो गया। आचार्य भद्रबाहु के चरणों में जैन मुनि दीक्षा ले ली। आचार्य भद्रबाहु के चरणों का सहारा पाकर सम्राट चंद्रगुप्त ने जैसे अमूल्य निधि ही पाली थी, वह अपने समस्त परिग्रह सारा राजपाट को त्याग कर अब मुनि चंद्रगुप्त वितरागी गुरु के निर्देशन में अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। इसी पर्वत पर आचार्य भद्रबाहु ने भी सल्लेखना की पवित्र आराधना की।
यह पर्वत धीरे धीरे तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम पड़ गया तीर्थगिरी। तो देखा आपने कितने महान थे चंद्रगुप्त। पूरे भारत के राजा होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ले ली और अपना कल्याण कर लिया। हम भी करेंगे ना अपना कल्याण। जबल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आज आपके सामने सांस्कृतिक बेला में आज आदिनाथ जिनालय पाठशाला की प्रस्तुति चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय आपने देखा है और पाठशाला का पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए बीच में, सभी बच्चे बहने बोल आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, पूरी कमेटी को और प्रदीप भैया जी को वह आए और आदिनाथ जिनालय की पाठशाला जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति, एक बार ताली पूरा सदन बजाए तो आपकी ओर से भी सम्मान इन बच्चों का हो जाए। शानदार प्रस्तुति की बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आदरणीय रविंद्र भाई साहब हमारे बीच में बहुत बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ। आदिनाथ जिनालय से मैं अनिल अंकल जी से आग्रह करता हूँ अगला संचालन आप करें। वास्तव में गुना की पाठशालाएं हमारी संस्कार शालाएं हैं। एक बार हम उन मुनिराजों को याद करते हैं जिनके प्रेरणा से संस्कार शालाएं चालू हुई हैं। बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी, समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज की, पूज आगम पुनीत सागर जी महाराज की। एक बार जितने भी लोग यहाँ पर हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। 200 रुपए की राशि आदरणीय नरेंद्र भाई साहब धरनावदा वालों ने भी प्रदान की है। कृपया ऊपर ही आकर अपने हाथों से यहाँ पर देंगे। ये जैन समाज गुना द्वारा जो प्रकाश चंद जी बगुलिया जी की ओर से भी 101 रुपए की राशि, जैन समाज गुना द्वारा एक सम्मानजनक राशि पूरी पाठशाला परिवार को गिफ्ट के रूप में गिफ्ट लाने के लिए इनको प्रदान की जा रही है। जैन समाज के अध्यक्ष जी, पुण्योदय तीर्थ के मंत्री जी, पूरी कमेटी, आदिनाथ जिनालय से रविंद्र जी पूरे पधारे और साथ में हमारे आदरणीय अंकल जी इस पाठशाला का सम्मान और यह राशि जो प्रदान की जा रही है जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है उन बच्चों के लिए जिनालय की पाठशाला के लिए 500 रुपए सम्मानित श्री पवन कुमार जी जैन मयूर स्टोर्स आपकी ओर से भी नगद प्राप्त हुए हैं। 200 रुपए मनोज कुमार जैन पुष्प श्री कटपिस परिवार की ओर से भी इस पाठशाला के सहयोगार्थ प्रदान किए हैं। सभी दानदाताओं की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः गुप्त बच्चों की प्रस्तुति से खुश होकर सभी और मैं आग्रह करता हूं बहन नविता दीदी को वे आकर अपने मंत्री जी और समस्त प्रबंधकारिणी समिति को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमको यहाँ मौका देते हैं आने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और हम पाठशालाओं को और आगे आगे बढ़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रस्तुति थी और बड़े मंदिर की पाठशाला परिवार द्वारा एक ऐसी अनुपम प्रस्तुति पूज्य आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक निष्कलंक आत्मा का तृतीय भाग, पहला और द्वितीय तो अपन देख चुके हैं और सागर की जेल में कर भी चुके हैं। तृतीय भाग एक निष्कलंक आत्मा का कल देखने और सुनने को मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ हैं, जो रास्ते में जा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अपने सभी प्रथम तीर्थंकर हैं और प्रथम तीर्थंकर मूल नायक के रूप में यहाँ विराजमान हैं। इसलिए पूरी की पूरी ये आदिनाथ जिनालय की प्रस्तुति बहुत अच्छी फिल्म हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। कल बड़े मंदिर की पाठशाला द्वारा बहुत ही रोचक कार्यक्रम एक निष्कलंक आत्मा की प्रस्तुति होगी। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया उनके उत्साह वर्धन के लिए अपनी उपस्थिति के माध्यम से